हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आप सभी का एपी एजुकेशन पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। पहेली एंड भूजू went टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और भूजू जो हैं वो अपने अंकल के हाउस पे जाते हैं, समर वेकेशंस में अपने अंकल के घर पे जाते हैं। देयर अंकल इज़ ए फार्मर, उनके अंकल जो हैं वो फार्मर हैं। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो एट्सेट्रा इन द फील्ड। एक दिन वो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो बच्चे खेत में, खुरपी वगैरह जो होती है, सिक्कल दाती वगैरह जो होती है, फावड़ा जो होता है, उनको देखते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आपको पता है कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। जिंदा रहने के लिए सभी को फूड चाहिए। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन खुद ही बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आपको याद है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो किस तरह से अपना भोजन खुद बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स जो है मतलब ह्यूमंस, हम ह्यूमंस को मिलाकर जो भी एनिमल्स हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है। वी ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन। हमें पता है जब भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं उनकी बॉडी में चल रहे होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है। इनको करते टाइम भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल और बोथ। हम फूड कहाँ से मिलेगा, हमें फूड प्लांट से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा और दोनों से भी मिल सकता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए फूड प्रोड्यूस करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। जब एक ही तरह के प्लांट जो होते हैं वो लगाए जाते हैं एक बड़े स्केल पे, उसको क्या बोलते हैं, हम क्रॉप बोलते हैं। जब एक ही तरह के प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं एक बड़े स्केल में तो उसको क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। व्हीट क्रॉप का मतलब क्या होता है कि जितने भी प्लांट्स जो होंगे फील्ड के अंदर वो सब के सब किसके होंगे, व्हीट के होंगे। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। आपको पता है क्रॉप्स जो होती हैं वो अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये क्या है, क्रॉप्स हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं सीजन के ऊपर जिसमें ग्रो करती हैं, उसके बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इंडिया क्या है, बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग होता है। यूँ नहीं कि हर जगह पे एक ही जैसा एनवायरनमेंट है या एक ही जैसा एटमॉस्फेयर है, एक जैसा वातावरण नहीं रहता। क्लाइमेट जो है इंडिया का वो क्या है, अलग अलग है। Accordingly, there is a rich variety of crop grown in different part of country। इसलिए क्या होता है कि इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग जो क्रॉप्स जो होती हैं वो उगाई जाती हैं। Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified। हम विभिन्नताओं को देखते हुए ही दो एक ब्रॉड कैटेगरी के पैटर्न हैं क्रॉप्स के अंदर, जिनको हम जो क्रॉप्स हैं उनको टू टाइप्स में हम क्लासीफाई करते हैं। दीज आर खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। वो कौन सी है, एक तो खरीफ की क्रॉप जो होती है वो इंडिया में बोई जाती हैं और रबी क्रॉप्स जो होती हैं वो इंडिया में बोई जाती हैं। द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ऐसी क्रॉप जो कि रेनी सीजन में बोई जाती हैं उनको हम खरीफ की क्रॉप बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। रेनी सीजन कब होता है इंडिया में, जून से लेकर सितंबर तक का जो टाइम होता है वो रेनी सीजन होता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ये सब की सब क्या हैं,
ये खरीफ की क्रॉप्स हैं जो कि जून से सितंबर तक बोई जाती हैं। द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन दैट इज अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स जो कि सर्दियों में बोई जाती है विंटर के सीजन में, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, उनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसेड। क्या एग्जाम्पल्स हैं रबी क्रॉप्स के? जैसे कि व्हीट है, ग्राम है, पी, मस्टर्ड, ये सब क्या है? रबी क्रॉप्स हैं। बिसाइड दीज पल्सेस इन वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इनके अलावा क्या होती है? पल्सेस, बहुत सारी दालें होती हैं और वेजिटेबल्स होती हैं, वो भी समर्स के अंदर बोई जाती हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmer over a period of time. हम कल्टीवेशन, क्रॉप को जो हम उगाते हैं तो उसके अंदर फार्मर क्या होता है? बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, पीरियड ओवर पीरियड उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरी आउट बाय गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। आपने देखा होगा ये सभी जो एक्टिविटीज़ जो फार्मर करता है ये गार्डनर को भी करनी पड़ती हैं, या आप अपने घर में अगर कोई ऑर्नामेंटल प्लांट लगा रहे हैं तो आपको भी ये सभी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रिफर्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। ये जो काम होते हैं हम इनको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, और ये जो कि नीचे दी गई है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो इसके अंदर ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस आती हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहला क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम पहले सॉइल को प्रिपेयर कर लें, क्रॉप को उगाने से पहले हम सॉइल को प्रिपेयर कर लें। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहला काम क्या होता है एग्रीकल्चर, जब हम खेती करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है कि पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है, उसको लूज करना है ताकि उसके अंदर अच्छे से ऑक्सीजन की मात्रा जो हो सॉइल के अंदर वो हो सके। दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अगर सॉइल जो होगी हमारी लूज होगी तो इसकी वजह से क्या होंगी? रूट्स जो होंगी वो डीप तक पेनिट्रेट कर सकती हैं, नीचे तक जा सकती हैं। The loose soil allow the root to breathe easily even when they go deep into the soil. अब जब सॉइल जो है वो लूज है तो उसकी वजह से क्या होगा? रूट्स जो होंगे वो ग्राउंड में बहुत नीचे तक चली गई, और सॉइल हमारी लूज है तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, तो लूज सॉइल के अंदर रूट्स जो होंगी वो ईजिली से ब्रीथ कर सकती हैं। Why does the loosening of soil allow the root to breathe easily? The loosened soil help in the ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल। लूजन सॉइल की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स जो होंगे वो ग्रो कर जाएंगे। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। ये ऑर्गेनिजम्स क्या होती है? तो फार्मर के फ्रेंड्स हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे? सॉइल को और लूजन कर देते हैं और वहाँ पे ह्यूमस क्रिएट करते हैं, जो कि फार्मर के लिए क्या है? अच्छी है। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो ह्यूमस जो होती है वो क्या होती है? अच्छी होती है। But why the roots need to be turned and loosened? But why the soil need to be turned and loosened? लेकिन सॉइल को क्यों ज़रूरत है कि भाई हम उसको लूजन कर सकें, उसको उलट पुलट करके उसको लूज कर सकें? You have learned in the previous classes that soil contain minerals, water, air, some living organisms. हमने पढ़ा है कि सॉइल के अंदर क्या होता है? वाटर होता है, मिनरल, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। In addition, dead plant and animal get decomposed by soil organisms. Dead plant और animal जो होते हैं वो भी decomposed हो जाते हैं, soil organisms जो होते हैं उनको decompose कर देते हैं। In this way, various nutrients in dead organisms are released back into the soil. जो dead organisms होंगे उनके अंदर बहुत सारे nutrients हैं, जब वो वहाँ पर क्या हो जाएंगे? पूरे वहीं पर ख़त्म हो रहे हैं वो, तो उनके अंदर जो भी nutrients हैं वो दोबारा से सॉइल के अंदर आ जाएंगे। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा प्लांट्स क्या कर लेंगे? उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। सिंस ओनली a few centimeter of top layer of soil support plant growth, turning and loosening of soil bring the nutrient rich soil to the top so that the plant can use these nutrients.
क्या होता है कि केवल कुछ सेंटीमीटर तक ही, फ्यू सेंटीमीटर्स टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, कुछ सेंटीमीटर की जो लेयर होती है वो ही सपोर्ट करती है प्लांट के ग्रोथ को। तो अगर हम सॉइल को टर्न कर रहे हैं या लूजन कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो है वो टॉप पर आ जाएगी। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। इसलिए भाई सॉइल को टर्न करना है, लूज करना, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग एंड प्लॉइंग। जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉइल को टर्न करते हैं, लूज करते हैं, इसको हम टीलिंग या बोलेंगे या फिर प्लॉइंग बोलेंगे। दिस इज डन बाय ए प्लो। प्लोज आर मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन। प्लोज जो होते हैं वो क्या, किसके बने होते हैं, वुड के बने हो सकते हैं या आयरन के बने होते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर मिट्टी बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है तो उसको पहले पानी की ज़रूरत है, प्लॉ करने से पहले उसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। द प्लॉड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब प्लॉड फील्ड के अंदर क्या होता है कि बड़े बड़े क्या होते हैं, सॉइल के क्लम्प्स होते हैं जिसको हम क्रम्प्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्प्स। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सॉविंग एज वेल एज इरीगेशन। भाई जो बड़े बड़े मिट्टी के जो पूरे पत्थर जैसे बन गए हैं, ज़रूरी है कि हम उसको लेवल में लाएं, उनको तोड़ना ज़रूरी है और सॉइल को लेवलिंग में लाना ज़रूरी है इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, तभी तो अच्छे से वहाँ पर कोई भी फसल होगी वो उग पाएगी। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। सॉइल को हम एक लेवल में लाते हैं, लेवलर की हेल्प से सॉइल को हम एक लेवल के अंदर लेकर आते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है इरिगेशन के लिए भी। अगर सॉइल लेवल के अंदर होगी तभी वहाँ पर हम अच्छे से सिंचाई कर पाएंगे। समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू सॉइल बिफोर टीलिंग। कभी कभी हम क्या करते हैं, टीलिंग करने से पहले उस सॉइल को, जो हम टीलिंग करते हैं या प्लॉइंग करते हैं, उससे पहले उसके अंदर मैन्यूर ऐड कर देते हैं। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। इसकी वजह से क्या होगा, मैन्योर जो होगा वो सॉइल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। दिस सॉइल इज मॉइस्टन बिफोर सोइंग। अब उसके अंदर फसल उगाने से पहले सॉइल को हम थोड़ा सा मॉइस्ट कर देंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज हम इतना ही चैप्टर करेंगे, बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आपको एपी एजुकेशन पर एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस पढ़ा रही हूँ। उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अब एग्रीकल्चर में हमें कौन कौन से इम्प्लीमेंट यूज़ आएंगे हमें वो पढ़ना है। बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। हमें क्या है कि बीज बोने से पहले जो बड़े बड़े क्लम्प्स होते हैं सॉइल के, उनको तोड़ना ज़रूरी होता है। खेत के अंदर क्या होता है कि बड़े बड़े क्लम्प्स होते हैं सॉइल के, बन जाते हैं। तो अगर हमें अच्छी फसल चाहिए तो उसके लिए उनको ब्रेक करना ज़रूरी होता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। ऐसा बहुत सारे टूल्स के हेल्प से किया जाता है। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लॉ, हॉ एंड कल्टीवेटर। जो मेन जो टूल्स हैं जो कि इस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, बड़े बड़े क्लम्प्स जो होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसमें प्लॉ आ जाएगा, हॉ एंड कल्टीवेटर। ये क्या है, ऐसे कुछ टूल्स है जिसका यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर के अंदर। प्लॉ, दिस इज यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टीलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। प्लो का यूज़ बहुत लंबे टाइम से यूज़ किया जा रहा है, एंशिएंट टाइम से यूज़ किया जा रहा है। इसमें क्या करते हैं, हम टीलिंग ऑफ सॉइल करेंगे, सॉइल को ऊपर नीचे अगर कन्वर्ट करना है तो वो करेंगे। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप, अगर क्रॉप के अंदर फर्टिलाइजर ऐड करना है तो वो भी हम प्लॉ की हेल्प से करेंगे। रिमूविंग वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, वीड्स को अगर रिमूव करना है या फिर सॉइल को टर्न करना है तो वो भी प्लॉ की हेल्प से किया जाता है।
This is made up of wood and is drawn by a pair of bulls and other animals like horses and camels. ये किसका बना होता है? वुड का बना होता है। और पहले वाले टाइम में क्या करते थे, प्लो को कौन चलाता था? जो एनिमल्स होते थे, हॉर्सेस या कैमल्स, उसके पीछे उसको लगा दिया जाता था और वो ही प्लो को चलाते थे। इट कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। द मेन पार्ट ऑफ प्लो इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लो शेल्फ। जो मेन पार्ट जो होता है प्लो का, क्या होता है कि वो वुड होता है। ये बड़ा सा जो वुड है, इसी को क्या बोलते हैं? प्लो शेल्फ बोला जाता है। ये रहा प्लो, इसमें क्या है? ये प्लो शाफ्ट है। ये आगे वाला जो पोर्शन है, ये क्या है? प्लो शेयर है। देयर इज ए हैंडल एट द एंड ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट के एंड में क्या होता है? शाफ्ट होता है, उसके एंड में एक हैंडल होता है। हमने देखा ये शाफ्ट के एंड में एक हैंडल है। द अदर एंड इज अटैच टू ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और दूसरे एंड पे क्या होता है? एक बीम होती है जो कि बुल्स की नेक के ऊपर रखा जाता है। एनिशियंट टाइम में इस तरह का प्लो होता था। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लो। दो बुल मिलके और एक जो मैन है वो क्या कर सकते हैं? इस प्लो को ऑपरेट कर सकते हैं। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउअडेज। अब क्या हो रहा है? ये जो लकड़ी का प्लो है, यहाँ पर इन दिनों में आयरन का प्लो जो है वो आ गया है। उसमें क्या होता है? ट्रैक्टर की हेल्प से, मशीन की हेल्प से उसको चलाया जाता है। हॉ इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। हॉ क्या होता है? एक सिंपल टूल है जिसका यूज़ हम वीड्स रिमूव करने के लिए करते हैं। एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और ये सॉइल को भी लूज करता है। इट हैज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। इसमें क्या होता है? लॉन्ग रोड होगी, वुड की होगी या तो आयरन की होगी। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क लाइक ए ब्लेड। ये बेंट प्लेट होती है, इसमें लगी होती है और एक ब्लेड की तरह काम करेगी। इट पुल्ड बाय एनिमल्स। इसको भी एनिमल्स के द्वारा पुल किया जाता है। ये क्या है? हमारा हो है। कल्टीवेटर। नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। इन दिनों में क्या होता है कि प्लोइंग की जाती है कल्टीवेटर की हेल्प से, जो कि हम फोटो में देख रहे हैं। ट्रैक्टर जो होगा उसके पीछे कल्टीवेटर लगा दिया जाता है और उससे प्लोइंग की जाती है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर की यूज़ की वजह से क्या होता है कि लेबर भी कम लगती है और टाइम की भी बचत हो जाती है। सॉविंग। सॉविंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बीज बोना क्या होगा कि अगर हम सॉविंग कर रहे हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। अगर हम सॉविंग ही नहीं करेंगे तो फिर क्रॉप कहाँ से आएगी? बिफोर सॉविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। सॉविंग करने से पहले हम क्या करेंगे? एक अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सेलेक्ट करेंगे। फार्मर प्रिपेयर टू यूज सीड्स विच गिव हाई इल्ड। फार्मर क्या करते हैं? ऐसे सीड्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि हाई इल्ड देते हैं, जो कि हमें इल्ड जो ज़्यादा उपज देंगे, ऐसे सीड्स को फार्मर यूज़ करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब सीड का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है? आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या ऐसे सीड होते हैं जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करें? विच दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विथ सिंक। जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं वो लाइटर होंगे या हैवियर होंगे उन सीड से जो कि पानी के अंदर डूब गए हैं। वाई वुड दे बी लाइटर। वे लाइटर क्यों हैं? डैमेज सीड बिकम हॉलो एंड दस लाइटर। जो सीड डैमेज हो गए वो क्या होंगे? बीच में से हॉलो हो जाते हैं और हल्के हो जाते हैं। Therefore they float on water। इसलिए वो पानी के ऊपर क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। हम पानी के अंदर क्या करेंगे? सीड्स को डाल देंगे, कुछ सीड होंगे उसमें तैर के ऊपर आ जाते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो सीड है वो डैमेज हो चुकी हैं और जो नीचे जो बॉटम पे सीड्स हैं वो अच्छे सीड्स हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है सीड सिलेक्शन का। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल यूज फॉर सॉविंग सीड्स। सॉविंग करने से पहले हम जान लेते हैं कि किसके हेल्प से हम सॉविंग करते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सॉविंग सीड्स
इज शेप लाइक ए फनल। ट्रेडिशनल टूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फनल की तरह होते हैं। यहाँ पे जो फनल दिखाया गया है इसकी तरह होते हैं। द सीड्स आर फिल्ड इनटू फनल, सीड्स को इस फनल में भर दिया जाता है। पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, 2 या 3 पाइप से वो नीचे की तरफ जाते होंगे जिसके एंड कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। दिस एंड पेयर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। वे एंड्स क्या करेंगे, क्योंकि वो शार्प एंड्स हैं तो वो क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर धस के वहाँ पे सीड को प्लेस कर देंगे। सीड ड्रिल, नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सॉविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। इन दिनों में क्या होता है कि सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है और ट्रैक्टर की हेल्प से सीड्स को बोया जाता है। दिस सॉज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। वो क्या करते हैं, इसकी वजह से सीड्स को वो इक्वल डिस्टेंस में और इक्वल डेप्थ पे बो देंगे। इट एंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सॉविंग। ये एंश्योर भी करते हैं कि जैसे ही सीड्स सो हो गए हैं, सीड्स को बो दिया गया है, उसके बाद वो मिट्टी से भी कवर हो जाएंगे। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। इसकी वजह से सीड्स को क्या होंगे, बर्ड्स नहीं खा पाते क्योंकि वो मिट्टी से कवर अपने आप हो जाता है। सॉविंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। इसकी अगर हम सीड ड्रिल का यूज़ कर रहे हैं बीज बोने के लिए मिट्टी के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम टाइम को भी सेव कर रहे हैं और लेबर को भी सेव कर रहे हैं। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग ना हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि सीड्स के बीच में, प्लांट्स के बीच में अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए। दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। इसकी वजह से क्या होंगे, प्लांट जो होंगे वो सफिशिएंट सनलाइट ले पाते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले पाते हैं और पानी ले पाते हैं सॉइल से। एट टाइम्स ए फ्यू प्लांट मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कुछ प्लांट्स को रिमूव भी करना पड़ता है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो और प्लांट्स जो होंगे वो सफिशिएंटली ग्रो कर पाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। बचा हुआ चैप्टर जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन ईपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब हम फील्ड के अंदर जो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं उसको पढ़ेंगे। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ऐसे सब्सटेंस जो कि मिट्टी के अंदर ऐड किए जाते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप प्लांट। सॉइल क्या देती है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स देती है, प्लांट को देती है, मिनरल्स देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है। दीज न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट को, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन सेम फील्ड। कुछ एरियाज में क्या होते हैं, फार्मर एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप को क्या करते रहते हैं, बोते रहते हैं सेम फील्ड में। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन व्हाट हैपन टू न्यूट्रिएंट्स। वो क्या होते हैं कि खेत को वो बिना बोए छोड़ते ही नहीं हैं, खेत को में कंटिन्यू बोते रहते हैं, एक फसल बोएंगे उसके बाद दूसरी फसल बोएंगे, वो फील्ड को विदाउट क्रॉप नहीं लेफ्ट करते। तो इसलिए क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में प्रेजेंट थे उनके साथ क्या होगा, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अगर हम लगातार फसल बोए जा रहे हैं एक ही खेत के अंदर तो इससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स जो होंगे ना मिट्टी के अंदर वो बहुत कम हो जाएंगे। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर इन फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। अब मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे, फार्मर को क्या मैन्योर ऐड करना पड़ेगा ताकि मिट्टी में फिर से न्यूट्रिएंट्स आ पाएँ, क्योंकि फार्मर तो दोबारा से बार बार उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। ये जो प्रोसेस होती है जिससे हम प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, फील्ड के अंदर मैन्योर्स को ऐड करते हैं, इसी प्रोसेस को मैन्योरिंग बोलते हैं। और अगर हमने इनसफिशिएंट मैन्योर डाल दिए जो कि सफिशिएंट नहीं है प्लांट के ग्रोथ के लिए,
तो उसकी वजह से प्लांट क्या हो जाएंगे, हमारे वीक हो जाएंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। मैन्योर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें मिलते हैं प्लांट और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोजिशन से। प्लांट्स डिकम्पोज हो रहे हैं या फिर एनिमल के वेस्ट जो हो रहे हैं वो डिकम्पोज हो रहे हैं, तो उससे हमें क्या मिलते हैं, मैन्योर मिलते हैं। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल इन पिट एंड ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल्स को पिट, जो कोई गड्ढा खोद के उसमें डाल देते हैं और उसको डिकम्पोज होने देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया जाता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर। जो मैटर डिकम्पोज हो चुका है उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह काम करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह काम में लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। आपने पहले ही वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा है, क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में हमने पहले से पढ़ा हुआ है। डिड प्लांट इन ऑल द ग्रासेस ग्रो एट सेम पेस। क्या सारे के सारे प्लांट ही सेम पेस से ग्रो करते हैं। विच ग्रास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। कौन सी ग्रास के प्लांट्स के अंदर बेटर ग्रोथ होगी। इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट। और कौन से ग्लास में जो ग्रोथ होगी वो फास्टेस्ट होगी। हमने 3 ग्लासेस ली हैं, इसमें क्या किए हैं, सीडलिंग को ग्रो कर दिया है। इसमें क्या लिया गया है, एक एक्टिविटी करके दिखाई गई है, उसमें बताया गया है कि हमने 3 जो पॉट है उनके अंदर ग्रास को ग्रो किया है। टेक मूंग gram seeds and germinate them. Select 3 equal size seedling. Take 3 empty glasses of similar vessel. Make them A, B, C. To glass A, add little amount of soil mixed with a little cow dung manure. In glass B, put the same amount of soil mixed with little urea. ग्लास A में क्या लिया गया है, मिट्टी को और काउडंग के साथ मिक्स कर दिया गया है। ग्लास B में मिट्टी को जो है उसमें यूरिया मिक्स किया गया है। और ग्लास सी में क्या किया गया है, विदाउट एनीथिंग, ग्लास सी में कोई मैन्योर ही नहीं ऐड किया गया है। तो क्या होगा, नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम। तीनों के अंदर बराबर मात्रा में पानी डाल दिया गया है और उनको बढ़ने दिया गया है सीडलिंग्स को। कीप देम इन सेफ प्लेस, वाटर देम डेली, आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। क्या करेंगे, उसको सेफ प्लेस पे रखेंगे, डेली उसमें वाटर डालेंगे और फिर हम 7 से 10 डेज के बाद उनकी ग्रोथ को चेक करेंगे। तो क्या होगा, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। हमने देखा कि जो बी जो है जिसके अंदर हमने यूरिया डाला था उसके अंदर फास्टेस्ट ग्रोथ हो रही है, जबकि मैन्योर वाले में ग्रोथ क्या है, फर्टिलाइजर से कम है, और इसमें कुछ भी नहीं डाला उसमें तो ग्रोथ सबसे ही ज़्यादा कम है। तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में वो क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स अवेलेबल होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो फर्टिलाइजर्स जो होंगे मैन्योर से किस तरह से डिफरेंट है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये कुछ फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। The use of fertilizers has helped farmer to get better yield of crop such as wheat, paddy, maize. फर्टिलाइजर्स की वजह से हमें क्या मिलती है, क्रॉप जो होगी वो हमें बेटर मिलती है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैव मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसके वजह से क्या होगा, सॉइल जो होगी हमारी वो कम फर्टाइल हो जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर्स क्या हो रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन का भी एक सोर्स बन रहे हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर एंड लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड बिटवीन 2 क्रॉप्स। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर। हमें फर्टिलाइजर्स की जगह पर ऑर्गेनिक मैन्योर का भी यूज करना चाहिए, या फिर फील्ड को हमें अनकल्टिवेटेड छोड़ देना चाहिए। 2 क्रॉप अगर हम बो रहे हैं तो उसके बीच में एक क्रॉप में क्या करेंगे, हम फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देंगे, उसमें कुछ भी नहीं बोएंगे।
द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। मैन्योर की वजह से क्या हो रहा है, सॉइल का जो टेक्सचर बेटर हो रहा है और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होगी वो भी बेटर होगी। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स आएंगे। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। दूसरा जो मेथड है जिसकी वजह से सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होंगे बने रहेंगे वो है क्रॉप रोटेशन। मतलब हम एक फील्ड में एक क्रॉप लगाएंगे, फिर दूसरी क्रॉप लगाएंगे, फिर तीसरे से क्रॉप रोटेट करते रहेंगे। अगर एक ही क्रॉप को बार बार नहीं लगाएंगे तो उसकी वजह से भी क्या होगा, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स बने रहेंगे। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली। अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज ए फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन नेक्स्ट सीजन। पहले क्या होता था, नॉर्थ इंडिया के अंदर फार्मर्स जो होते थे वो एक सीजन में क्या करते थे, लेग्यूम्स ग्रो करते थे और दूसरे सीजन में व्हीट ग्रो करते थे। दिस हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विद नाइट्रोजन। इसकी वजह से क्या होता था कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन जो होती थी वो रिप्लेनिश हो जाती थी, फिर से नाइट्रोजन सॉइल में आ जाती थी। फार्मर आर बीइंग एनकरेज्ड टू अडेप्ट दिस प्रैक्टिस। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। आपने पहले वाली क्लासेस में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। दीज आर प्रेजेंट इन नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो लेग्यूमिनियस प्लांट जो होते हैं, लेग्यूमिनियस प्लांट उनके नोड्यूल्स में पाया जाता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको फिक्स कर देते हैं रूट्स के अंदर। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। फर्टिलाइजर्स इन मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर्स तो क्या है, मैन मेड है, मैन ने बनाया है, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। while manure is a natural substance obtained by decomposition of cattle dung and plant residues। मैन्योर जो होता है वो हमें डिकम्पोजिशन से मिलता है। किसका डिकम्पोजिशन से, कैटल जो होती है उसका डंग जो होता है, गोबर जो होता है गाय भैंस का, उसका जो डिकम्पोज हो जाएगा उससे हमें मैन्योर मिलेगा। फिर प्लांट जो होंगे, प्लांट का जो रेजिड्यू हो गया, प्लांट डेड हो गए, फिर डिकम्पोज होकर हमें क्या मिलता है, मैन्योर मिलता है। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। मैन्योर का भी प्रिपेयर्ड इन फील्ड, बल्कि मैन्योर को हम खेत वगैरह में बनाते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। फर्टिलाइजर्स जो होंगे वो किसी भी तरह की ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करते हैं, वाइल मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल। जबकि मैन्योर जो होंगे वो बहुत सारी ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स जो होंगे उसमें क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर के अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो कम होंगे। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। तो मैन्योर के क्या एडवांटेजेस हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज ऑर्गेनिक मैन्योर को जो है वो फर्टिलाइजर से बेहतर माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की वो बढ़ जाती है। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजिली। मैन्योर क्या करता है, सॉइल को पोरस बना देता है। इसकी वजह से क्या होगा, जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो ईजिली हो पाएगा। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इसकी वजह से क्या होगा, फ्रेंडली माइक्रोब्स का नंबर जो होगा वो इंक्रीज होगा। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, और ये सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। इरिगेशन। अब हम सिंचाई पे आ जाते हैं कि सिंचाई किस तरह से प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, और ये डिफरेंट मेथड हैं इरिगेशन के, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इरिगेशन का जो छोटा सा टॉपिक बचता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप आज की क्लास को अच्छे से समझें, पीछे की क्लासेस को देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन AP एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट, और इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। इरिगेशन हमें पढ़ना है आज। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। हमें पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं या प्लांट्स हैं, उनको क्या चाहिए सर्वाइव करने के लिए, वाटर चाहिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
वाटर जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट, वाटर जो है वो प्लांट की रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अलोंग विद वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब, वाटर के साथ साथ हम प्लांट्स जो होते हैं वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर, मिनरल्स को और फर्टिलाइजर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर, प्लांट्स के अंदर 90% वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राइड कंडीशन। वाटर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सीड अगर हमने बो दिया है, जो बीज बो देते हैं हम मिट्टी के अंदर, उसको जर्मिनेट करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। अब जो न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हर एक प्लांट के पार्ट को पहुंच जाएंगे सभी न्यूट्रिएंट्स। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। वाटर जो होता है वो क्या करेगा, क्रॉप को प्रोटेक्ट करेगा फ्रोस्ट से और हॉट एयर करंट्स जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करेगा। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। हमें अच्छी फसल के लिए क्या करना है, फील्ड को बार बार पानी देना है, जब उसको ज़रूरत होता है भी उसको वाटर प्रोवाइड करना है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। जब हम प्लांट्स को, क्रॉप को प्रोवाइड करते हैं वाटर एक रेगुलर इंटरवल पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरीगेशन बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन। जो टाइम जो होती है और फ्रीक्वेंसी जो होती है इरीगेशन की, वो हर एक क्रॉप की अलग अलग होती है, उसकी सॉइल पे डिपेंड करेगी, और सीजन टू सीजन भी इरीगेशन क्या होगा, वो अलग अलग होगा। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। समर्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए इरीगेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है और उनको इरीगेशन बार बार करना पड़ता है। वाई इट इज सो, कुड इट ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड फ्रॉम लीव्स। ऐसा क्यों होता है, क्या ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो समर्स के अंदर क्या होता है, प्लांट जो होता है वो लीव से और वैसे डायरेक्ट अर्थ से भी, लैंड से भी इवेपोरेट हो जाता है। सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम्स, कैनाल्स। ये सभी क्या हैं, सोर्सेज हैं इरीगेशन के, इनकी सहायता से हम सिंचाई को ईजिली कर सकते हैं। दीज ऑल आर सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। ट्रेडिशनल मैथड ऑफ इरीगेशन, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स, कैनाल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू फील्ड। अब फील्ड तक पानी पहुंचाने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड का यूज़ किया जाता है, जिसमें कुछ मेथड जो हैं वो ट्रेडिशनल मेथड हैं, जो कि पहले वाले टाइम में इनका यूज़ किया जाता था। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड। इन मेथड्स में क्या होता है, कैटल का और ह्यूमन का यूज़ किया जाता है। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये मेथड जो होंगे वो चीप तो होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मॉट, चेन पंप, ढैकली, रहट। ये सब क्या है, सभी ट्रेडिशनल सिस्टम हैं जिससे हम क्या करते थे, पहले इरिगेशन करते थे। ये मॉट है, ये चेन पंप है जैसे इरिगेशन किया जाता है, ढैकली एंड रहट। दीज ऑल आर ट्रेडिशनल मैथड ऑफ इरिगेशन। पंप आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप का यूज़ किया जाता है पानी को लिफ्ट करने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू टर्न दीज पंप। इन पंप को चलाने के लिए इन सभी एनर्जी सोर्सेज की ज़रूरत होती है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या आ जाएगा, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज आर एज फॉलो। स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है वो पहला मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है जिसकी सहायता से इरिगेशन की जाती है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे लैंड जो है वो अनइवन है, एक जैसी लैंड नहीं है, वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। और जहाँ पे पानी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, कम पानी अवेलेबल होता है, वहाँ पर भी स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंट
टू मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। इसमें क्या होता है, पाइप्स जो होते हैं वो मेन पाइपलाइन से जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि ये जोड़े हुए हैं। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पम्प इट एस्केप फ्रॉम रोटेटिंग नोजल्स। पानी जब प्रेशर से आता है तो यहाँ ये नोजल्स जो होती हैं इनमें से वो बाहर आएगा। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। ये ऐसे स्प्रिंकल होगा क्रॉप के ऊपर जैसे कि बारिश हो रही हो। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ कहाँ किया जाता है, लॉन के अंदर किया जाता है, कॉफ़ी जहाँ पे उगाई जाती है वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ किया जाता है, और दूसरी बहुत सारी क्रॉप्स के लिए भी स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। यहाँ पे क्या होता है, पानी जो होगा ना ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली रूट के पास ही गिरता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं क्योंकि एक ड्रिप की तरह से पानी गिरता है डायरेक्ट प्लांट के रूट के पास। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, गार्डन्स, ट्रीज। फ्रूट्स के प्लांट जो होंगे, गार्डन और ट्रीज को वाटर करने के लिए बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। यहाँ पे पानी वेस्ट नहीं होता है, ये उन रीजन्स में बूम है जहाँ पे पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, Buju and Paheli went to a nearly wheat field and saw that there were some other plant in field growing along with wheat plant. बूजू और पहेली जब फील्ड में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वीट प्लांट के साथ कुछ अदर प्लांट्स भी जो अपने आप ग्रो कर गए हैं। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। क्रॉप के साथ क्या होते हैं, बहुत सारे दूसरे ना चाहे प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं। क्रॉप जो होगी है वो हमें जिसको हम उगाते हैं उसके साथ क्या होता है, बहुत सारे अदर जो प्लांट्स भी ग्रो करेंगे। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ये जो प्लांट्स हमें नहीं चाहिए होते और ये ग्रो कर जाते हैं इनको हम वीड्स बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीड्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको हम वीडिंग बोलेंगे। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। वीड्स को वहाँ से रिमूव करना जरूरी है। वीडिंग जो होता है वो जरूरी होता है क्योंकि वीड्स जो होंगे वो compete करेंगे किसके साथ में, वो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को इतना ज़्यादा नहीं जाने देंगे, खुद भी उनको न्यूट्रिएंट चाहिए, स्पेस चाहिए, लाइट चाहिए। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। इसलिए वो क्या करते हैं, कोई भी क्रॉप है उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ जो वीड होते हैं वो पॉइजनस होते हैं फॉर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए भी पॉइजनस हो सकते हैं। फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर जो होंगे वो बहुत सारे मेथड का यूज़ करते हैं जिसमें वो वीड्स को रिमूव करते हैं और उनके ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। टीलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड कीलिंग ऑफ वीड्स विच में इवन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। जब हम क्या करते हैं, पहले टीलिंग की जो प्रोसेस होती है क्रॉप को बोने से पहले, उससे क्या होता है, वीड्स जो होंगे उनकी रूट्स अप आ जाती हैं और इस तरह से वो वहीं पर ड्राई होके और सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। वीड्स को रिमूव करने का बेस्ट टाइम कब होता है, जब वो उसमें फूल नहीं आया है और सीड्स नहीं आए हैं, उससे पहले उसको रिमूव कर दो। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, अपरूटिंग एंड कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैनुअली कैसे रिमूव करेंगे कि उसको काट रहे हैं या तो ग्राउंड से डायरेक्ट उखाड़ लेते हैं टाइम टू टाइम। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। ऐसा खुरपी की सहायता से किया जाता है। ए सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड। सीड ड्रिल का भी यूज़ किया जाता है वीड्स को अपरूट मीन्स उनकी रूट्स को निकालने के लिए। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। वीड्स को रिमूव कर सकते हैं कुछ केमिकल्स का यूज़ करके जिनको हम वीडीसाइड्स बोलते हैं, लाइक 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड। इसको फील्ड में स्प्रे कर दिया जाता है ताकि वीड्स को किल कर सके। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये क्रॉप को डैमेज नहीं करता, ये जो है वीडीसाइड ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते। दीज वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद ए स्प्रेयर। इनको डाइल्यूट कर लिया जाता है पानी के साथ, जितना डाइल्यूशन इनको चाहिए होता है, फिर स्प्रे कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए स्प्रेयर।
As already mentioned, the weedicide are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. फ्लोरिंग और सीड फॉर्मेशन से पहले ही वीडीसाइड को स्प्रे कर दिया जाता है. स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर. जो फार्मर जो होता है, जो स्प्रे कर रहा है वीडीसाइड, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है. सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली. उनको इस केमिकल्स को बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए. दे शुड कवर देयर नोज माउथ विद ए पीस ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स. इन केमिकल को स्प्रे करते टाइम को क्या करना चाहिए, अपने माउथ को और नोज को कवर करना चाहिए. हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. अब क्या करेंगे, हम क्रॉप को अब हार्वेस्ट करेंगे. तो क्रॉप को जो हार्वेस्ट करना भी क्या है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. क्रॉप को कट करना जब ये मैच्योर हो गई है, उसी को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. हार्वेस्टिंग में क्या होता है, क्रॉप को या तो उसको जड़ से ही उखाड़ करते हैं, पुल करते हैं, या फिर ग्राउंड से उसको कट कर दिया जाता है. इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर सीरियल्स टू मैच्योर. 3-4 महीने लगता है किसी भी क्रॉप को मैच्योर होने के लिए. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय ए मशीन इज कॉल्ड हार्वेस्टर. हार्वेस्टिंग जो होगी वो हमारी कंट्री में तो मैनुअली की जाती है, या फिर एक मशीन आती है हार्वेस्टर, उसकी सहायता से की जाती है. In the harvested crop, the grain seeds need to be spreaded from the chaff. This process is called threshing. अब क्या होता है, थ्रेसिंग की प्रोसेस से जो ग्रेन्स को जो होगा वो पूरा जो ढेर होता है उससे अलग कर लिया जाता है. This is carried out with the help of machine called combine, which is in fact harvester as well as thresher. ये मशीन जो है ये हार्वेस्टर भी है और थ्रेसर भी है. इसमें फसल कट भी जाती है और थ्रेसिंग भी हो जाती है. फसल जो होगी वो अपने शाफ से भी अलग हो जाती है. फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ बाय विनोविंग. जिनके पास थोड़ी सी लैंड होती है वो क्या करते हैं, सेपरेशन जो होगा वो विनोविंग की सहायता से करते हैं. सेपरेशन जो होता है ग्रेन्स का वो विनोविंग की सहायता से करते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6, जो कि आप क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि विनोविंग क्या होता है. स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इन इम्पॉर्टेंट टास्क. जो कुछ प्रोड्यूस किया है हमने, जो फसल हमने प्रोड्यूस की है, उसको स्टोर करना भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है. इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड सेव फॉर मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो फसल हमने काटी है अगर उसको लंबे टाइम तक रखना है तो उसको हम क्या करेंगे, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से और रैट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग रखेंगे. हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर. हार्वेस्टेड ग्रेन जो होते हैं उनके अंदर मॉइस्चर क्या होता है, ज़्यादा होता है. If freshly harvested grain are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organism, making them unfit for use of germination. जो फ्रेशली हार्वेस्टेड अगर सीड है, अगर हम उसको स्टोर कर लें बिना सूखे ही अगर स्टोर कर लें तो उस पर ऑर्गेनिजम्स उस पर अटैक कर देंगे और उसको स्पॉइल कर देंगे और उसको अनफिट कर देंगे कि वो जर्मिनेट ना हो पाए. Hence, before storing them, the grain are properly dried in the sun to reduce moisture in them. इसलिए क्या होता है कि उसको ड्राई करने, स्टोर करने से पहले उसको ड्राई करना चाहिए. This prevent the attack by insect, पैट, बैक्टीरिया एंड फंजाई. इसके वजह से क्या होगा, जो इंसेक्ट होंगे, पैट्स, बैक्टीरिया, फंजाई उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे. फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स. फार्मर जो होंगे वो ग्रेन्स को स्टोर करते हैं जूट बैग्स के अंदर या मेटेलिक बीन्स के अंदर. हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज इन ग्रैनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पैट लाइक रैट. इंसेक्ट से बचाने के लिए उनको सिलोज और ग्रैनरीज में ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है. ड्राइड नीम लीव आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम. जो सूखी हुई नीम की पत्तियाँ जो होंगी उनका यूज़ किया जाता है ताकि वो उसको अनाज में डाल दें और उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो स्टोर कर सके, उसको स्पॉइल होने से नीम की जो लीव्स होती हैं वो बचाती हैं. फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बड़े बड़े जो गोडाउन होते हैं जहाँ पे लार्ज नंबर में क्या होता है, स्टोर किया जाता है, वहाँ पे क्या डालना पड़ता है, उनको कुछ भी केमिकल डालना पड़ता है पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फसल को बचाने के लिए. फूड फ्रॉम एनिमल्स.
आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल क्या क्या मिलता है हमें एनिमल से, जैसे मिल्क है वो काउ, बफेलो, गॉट, सी कैमल से मिलता है, सी गॉट, सी कैमल। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो हमें बहुत अलग अलग तरह का फूड देते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, फिश को कंज्यूम करते हैं एज देयर मेजर पार्ट ऑफ डाइट। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। पहले वाली क्लासेस में आपने उन फूड के बारे में पढ़ा है जो कि हमें प्लांट से मिलता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एटसेट्रा। क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। पहले हम सीड को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको बोते हैं, और बहुत सारे जो उसमें स्टेप्स होंगे वो इंक्लूड होते हैं। सिमिलरली एनिमल रियरिंग एट होम इन फार्म हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। जो लोग एनिमल्स को पालते हैं उनको भी क्या होता है, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है। व्हेन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में एनिमल्स को पाल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री बोलेंगे। एनिमल हस्बेंड्री जो होती है वो बड़ी संख्या में जो एनिमल्स को पालना होता है वो क्या होती है, एनिमल हस्बेंड्री होती है। वट यू हैव लर्नड, in order to provide food to our growing population we need to adopt certain agriculture practices. Some kind of plant cultivated at a place constitute a crop. बहुत सारे प्लांट्स को अगर हम एक ही जगह पे उगा रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रॉप बोल देते हैं। इन इंडिया क्रॉप कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन, रबी एंड खरीफ क्रॉप। इंडिया में क्या होता है, क्रॉप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, खरीफ और रबी क्रॉप से हम बोलते हैं जिसको। It is necessary to prepare soil by tilling and leveling. Plowing and leveler are used for this purpose. सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए पहले टीलिंग और लेवलिंग करना ज़रूरी है, और उसके लिए क्या चाहिए, हमें प्लो चाहिए और लेवलर चाहिए। सोविंग ऑफ सीड एट ए अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंसेस गिव गुड इल्ड। बीज को बोना एक अप्रोप्रिएट डेप्थ के ऊपर क्या देगा, हमें एक गुड इल्ड देगा। Good variety of seed are sown after selection of healthy seed. Sowing is done with the help of seed drill. पहले हमें सीड को सेलेक्ट करना पड़ता है और सोविंग को हम क्या करते हैं, सीड ड्रिल की हेल्प से करते हैं। सॉइल नीड रिप्लेनिश्ड एंड एनरिचमेंट थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैच्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की सहायता से हम क्या करते हैं, सॉइल को उपजाऊ बना लेते हैं। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर है इंक्रीज ट्रमेंडसली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वेरिएशन। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ जो होता है इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। क्रॉप को है ना हम पानी की सप्लाई करते हैं रेगुलर इंटरवल पे, उसको क्या बोलते हैं, इरीगेशन बोलते हैं। वीडिंग इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट कॉल्ड वीड्स। वीडिंग किसको बोलते हैं, हम रिमूव करते हैं अनवांटेड जो भी होंगे प्लांट्स होंगे उसको रिमूव करना ही क्या होता है, वीडिंग होता है। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन। हार्वेस्टिंग क्या होता है कि मैच्योर जो हो गई है क्रॉप उसको कट करना क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है। सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम शाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। ग्रेन्स को, बड़े बड़े ढेर से ग्रेन्स को अलग करना क्या होता है, थ्रेसिंग होता है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड ऑर्गेनिज्म। किसी भी क्रॉप को पेस्ट और ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए उसकी प्रॉपर स्टोरेज क्या होती है, ज़रूरी होती है। फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल फ्रॉम विच एनिमल आर रियर्ड, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जो लोग एनिमल्स को पालते हैं उनको फूड मिलता है एनिमल से, और बड़ी संख्या में एनिमल्स को पालना ही क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास एंड ऑल अबाउट टूडेज चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1। आई होप अभी तक की सभी क्लासेस आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।